गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो ऊपर ज़रा ये जो फ्लो चार्ट बनाया है इसमें देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। The compound having the same molecular formula as well as same structural formula but different in the relative arrangement of atom or group in space is called stereoisomerism and this phenomena is known as stereoisomerism। और इस phenomena को क्या बोलते हैं? Stereoisomerism is of generally three types: geometrical isomerism, optical isomerism and conformational isomerism। और जो लास्ट वाला कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में occur either due to the presence of an atom or a group of different electronegativity or under the influence of some outside attacking species is called attacking reagent। किसी भी outside attacking reagent से जो इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट है वो चाहे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। किस तरीके की डिस्प्लेसमेंट है ये? और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किस साइड में हो रही है? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है जिसमें सम आउटसाइड अटैकिंग रिएजेंट जब चेन से अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन के उस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो जाना इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप से हो सकती है? 4 टाइप से हो सकती है। इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेज इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड when some atom or a group of different electronegativity is attached to the carbon atom or chain। कार्बन की चेन के साथ अगर कहते हैं क्या अटैच्ड हो जाए, कोई ऐसा मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, ऐसा मॉलिक्यूल अटैच हो जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे फॉर एग्जांपल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ जाए हेलोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी जुड़ गया। अगर तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ता है तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो समझ में आया? इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइजेज व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल then some atom or a group of atom of different electronegativity is attached to the carbon atom or chain। as a result the electron displacement या sigma electron pair of chain get displaced either towards if it is more electronegative or carbon or away if it केस इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये देखो, अगर कहते जो कार्बन की चेन के साथ अगर हेलोजन लगता है, हेलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। इसका पार्शली इससे कम, इससे कम, इससे कम, यानी कि सभी को अपनी तरफ क्या कर लेगा? सभी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इसमें टेंडेंसी है कि सभी के चार्ज को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो सबसे ज़्यादा किसको खींचेगा? ये इस C1 क्लोरीन कार्बन को, सबसे पहले कार्बन को सबसे ज़्यादा खींचेगा, सेकंड वाले को उससे कम, थर्ड वाले को उससे कम, फोर्थ वाले को सबसे कम। तो पार्शियल लिखा हुआ, ट्रिपल पार्शियल, डबल पार्शियल, पार्शियल और ये पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन जिसके साथ जुड़ा होगा उसको ज़्यादा खींचेगा। द परमानेंट, तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन एग्जैक्ट। द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग द चेन ऑफ कार्बन एटम। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, अलॉन्ग द कार्बन atom due to the presence of an atom or a group of atom of different electronegativity at the end of the chain। अब इंडक्टिव इफेक्ट आगे 2 टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं। नाइट्रोसल्फोनाइल, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथॉक्सी, ठीक है, और ये फिनाइल, और ये क्या है? हाइड्रोजन। ये सारे के सारे कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट नाइट्रो, सल्फोनाइल, साइनाइड, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक्ट करते हैं। ये वाले तो
अलग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में आ जाते हैं OCH3C2H5। फिनाइल भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग के लिए और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के लिए प्लस आई इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो जिसमें ज़्यादा मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, इसमें 3 मिथाइल लगे ना, 3CH3 लिखा हुआ है, इसमें 2 लगे हैं, इसमें सिंगल लगे हैं, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, तो सबसे ज़्यादा जिसमें मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप, ये जो मिथाइल होते हैं ये उल्टा कार्बन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं उसके लिए हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं उनको माइनस आई बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई नाइट्रो इफेक्ट कॉज करता है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ कहाँ होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? परमानेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड with different electronegativity to the carbon atom या कार्बन चेन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो सबसे पहले तो ये एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बताने में यूज़ होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अगर एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो वो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। एसिड क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इस एसिड के साथ लग गया, ये है एसिटिक एसिड, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग गया, ये क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो H पॉजिटिव आयन को लूज कर देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। माइनस आई इफेक्ट, जब चेन के साथ कौन जुड़ जाता है? एसिड के साथ जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एसिड इजीली अपने H पॉजिटिव आयन को लूज कर देते हैं। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये ज़्यादा एसिडिक है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन सबसे कम। नेक्स्ट बात हो रही है, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए। अब इसमें देखो 3 एसिटिक एसिड के साथ 3, कार्बन के साथ हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो गए, क्लोरीन क्लोरीन जुड़ गए, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है, ये इजीली H को लूज कर देगा। 2 जुड़ गए तो ये उससे कम एसिडिक है, 1 जुड़ा ये सबसे कम है, जिसमें है ही नहीं वो सबसे कम एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। यहीं से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे CH3 लगा दूँ मैं, तो इस एसिड की H पॉजिटिव आयन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप डिस्प्लेस कर दें, यहाँ पे CH3 लगा दूँ, यहाँ CH3 लगा दूँ, यहाँ CH3 लगा दूँ, तो ये जो एसिड है ये अपना एसिडिक स्ट्रेंथ खो देगा। क्यों? क्योंकि ये उल्टा इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा खींच के, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग उल्टा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं, फिर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है और हाइड्रोजन को प्रोटॉन बना के छोड़ देता है। तो बात समझ में आ गई। जो इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तो हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं बेस के साथ, जैसे मान लो मैंने इस H की जगह NO2 लगा दिया, तो NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अभी बता देती हूँ उसके लिए, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर है, फिनाइल ग्रुप C6H5, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर है। ये उल्टा इसने N से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जब ये N से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो N के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, वो कहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? आपने पढ़ा ना लुईस कॉन्सेप्ट में, बेस इज द सब्सटेंस, बेस इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसको बेस बोलते हैं। अब जब ये रिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन खींच लेना, तो इसके साथ ये बेस लगाइए, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो बचेगा नहीं। जब लोन पेयर होगा नहीं तो वो डोनेट क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जैसे ये है अमोनिया, और अगर हम इथाइल अमीन की बात करें तो इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, उल्टा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ जाएगी, तो ये इजीली क्या कर देगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और अगर हम बात करें अमोनिया की, तो एज कंपैरिजन टू इथाइल अमीन, अमोनिया हैव
लोअर बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, ये सिंपल अमोनिया है, बेसिक इन नेचर है बट इससे कम बेसिक है। क्यों ये ज़्यादा बेसिक है? क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट आ गया। प्लस आई इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो उल्टा उसके पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब अगर क्वेश्चन आया आपको आउट ऑफ इथाइलामीन एंड अमोनिया विच एनालिन विच इज मोर बेसिक, तो आप बताओगे इथाइलामीन इज मोर बेसिक ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, इथाइल ग्रुप causing plus I effect. Hence, electron density increases on nitrogen atom. They easily donate its lone pair of electron. On the other hand, in case of aniline, there is electron withdrawing group. They cause minus I effect. They withdraw electron from nitrogen atom and decrease the electron density on nitrogen atom. Hence, the basic strength decreases. और अगर केस आ जाता है यहाँ पे मिथाइल अमीन और अमोनिया का, तब भी आप मिथाइल ग्रुप इज मोर बेसिक, मिथाइल ग्रुप भी होता है ना ये ऐसे, यहाँ पे अगर मैं C2H5 की जगह CH3 लग जाता है यहाँ पे, तो भी ये क्या होता, ज़्यादा बेसिक होता, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन इस पर रिलीज करता। तो अमोनिया और मिथाइल अमीन में से मिथाइल अमीन इज़ मोर बेसिक, इथाइल अमीन इज़ लीस्ट बेसिक। इसी तरीके से इथाइल अमीन इज़ मोर बेसिक देन अमोनिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब आपको इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये क्यों पढ़ते हैं हम, वो भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि माइनस आई इफेक्ट बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और ई इफेक्ट। ये वो वाला था परमानेंट, ये देखो टेम्परेरी इफेक्ट विच अपीयर्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। ये सिर्फ उन पे लागू होता है जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और ये टेम्परेरी इफेक्ट है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड अटैकिंग रिएजेंट। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट भी तब होगी अगर कोई आउटसाइड अटैकिंग स्पीशीज जुड़ी हो। एज ए रिजल्ट वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जिसके कारण कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन एक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, completely transfer to one of the bonded out atom which of the usually more electronegative। अब देखो आउटसाइड अटैकिंग रिएजेंट ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। कब किया? जब किसी न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसने किस पे अटैक कर दिया, प्रोटोन पे। या हम बोल सकते हैं प्रोटोन की प्रेजेंस में इस प्रोटोन ने इस पे अटैक किया। कैसे अटैक किया? जब ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इस पे शिफ्ट हो गया, तो इसने क्या बनाया, कार्बोकेटायन। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी आउटसाइड अटैकिंग रिएजेंट। इसमें एसिड ने अटैक किया, इसने एसिड पे अटैक कब किया, जब ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। इलेक्ट्रॉन रिच कब हुआ, जब इसका पाई बॉन्ड इसके ऊपर एक ऑफ कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट कब होता है, इफ द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रांसफर टू द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड, देन द इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। कहते पाई इलेक्ट्रॉन उस साइड शिफ्ट हो रहा है जिसपे कहते आउटसाइड अटैकिंग रिएजेंट का अटैक हो रहा है, उसी पे पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो रहा है जिसपे आउटसाइड अटैकिंग रिएजेंट जुड़ रहा है। ये देखो एच भी इसी पे जुड़ रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसी पे ट्रांसफर हो रहा है। क्यों ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसने बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया। इसने जब बॉन्ड को आगे शिफ्ट किया, इसने इस पर अटैक कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी उसी पे हो रहा है और अटैक भी उसी कार्बन पे हो रहा है। अटैक और ट्रांसफर दोनों सेम कार्बन पे हो जाए तो उसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट जब pi electron pair of multiple bond transferred away from the atom which get linked to the outside attacking reagent। जो outside attacking reagent से जुड़ रहा है, अब pi electron pair का ट्रांसफर जो है उससे अपोजिट वाले पे होगा। ये देखो अब pi electron pair ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड इसके साथ जुड़ गया, तो बन गया ना एनायन। तो जब प्लस ई इफेक्ट होता है तो कार्बोकेटायन बनता है, जब माइनस ई इफेक्ट होता है तो कार्बो एनायन बनता है। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रेजोनेंस। If the compound having a certain molecular formula can be represented by different structural formula with the difference only in the arrangement of the electron pair। ये आपने रेजोनेंस की डेफिनेशन पीछे भी पढ़ी हुई है, वही रेजोनेंस है कि एक ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम बट उसमें जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है बाई इलेक्ट्रॉन्स का वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस कार्बन में इस तरीके से दिखाते हैं, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट हो गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे एक पेयर बढ़ गया, अब यही सेम इधर को कर दो, तो ये है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की एक होती है रेजोनेंस एनर्जी, द डिफरेंस इन द internal energies of the most stable contributing structures for a particular compound
इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड को ही क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस की जो कंडीशंस हैं ये पढ़ लेना, ये मैं आपने पीछे पढ़ी हुई हैं, तो आप जस्ट एप्लीकेशन पे आ जाओ। रेजोनेंस भी दो टाइप का होता है, प्लस आर या प्लस एम या माइनस आर माइनस एम। अब प्लस आर और प्लस एम का मतलब क्या है, द ग्रुप सेट टू हैव प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम इट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की वो उससे दूर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल OH लग गया, OR लग गया, NH2 NHR, ये जब लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट इनसे दूर होगी। तो ये देखो Cl लगा है तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, NH2 लगा है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। प्लस आर इफेक्ट उसके पास होगा जो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा डोनेट करने के लिए। तो ये उल्टा चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो ग्रुप है उससे अवे हो रहा है। और माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट क्या है, जब ये जुड़ जाए NO2CO, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ जाए तो माइनस आर माइनस एम इफेक्ट, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ जाए तो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। अब नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कार्बन से, ठीक है। एल्डिहाइड लगा है, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर से। कार्बोक्सिल लगा है, कीटोन लगा है, साइनाइड लगा है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींच लेंगे। तो जब प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट होता है तो उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, ठीक है, उल्टा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और जब माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट होता है तो उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं चेन से या रिंग से। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये कैसे हेल्प करता है एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के बारे में। तो अगर हम बात करें फिनोल की, कि फिनोल एसिडिक इन नेचर होता है, क्यों होता है, तो फिनोल के एसिडिक नेचर हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, ये OH लगा हुआ है, OH के ऊपर O के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये उल्टा OH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है उल्टा, बताया ना मैंने अभी, OH OR NH2 NH3, ठीक है, SR हेलोजन, ये सारे क्या करते हैं, उल्टा रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, रिंग इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेती है। रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इसने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला इस एज पे शिफ्ट हो गया, जहाँ एज पे शिफ्ट हुआ वहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, अगले वाला उससे आगे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से देखना जरा, 2 पोजीशन और 4th पोजीशन क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये भी 2 है, इधर 2 और इधर वाली 4 और 2 पोजीशन क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखना ध्यान से, रिंग पे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव चार्ज, ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या करता है, एटम को हाईली अनस्टेबल बनाता है। तो फिनोल क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल। तो जब ये अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये H पॉजिटिव को लूज कर देगा। समझ गए ना। तो फिनोल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज फिनोल का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका जो हाइब्रिड है वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हाईली अनस्टेबल बनाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेके प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। तो जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक। अब देखना है कि जब प्रोटॉन लूज किया, जो इसने आयन बनाया वो स्टेबल है। अगर आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन कोई भी कंपाउंड क्या स्टेबल आयन बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। अब इसने ये बनाया, H पॉजिटिव लूज करने के बाद फिनेट बनाया। अब फिनेट की रेजोनेंस करके देखते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज है, अब H लूज कर दिया, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये स्टेबल हो गया। अब देखना है स्टेबल है सच में। फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आगे से आगे शिफ्ट किया, यहाँ नेगेटिव, इसको आगे शिफ्ट किया, ये यहाँ चला गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव। अब ये आगे शिफ्ट किया, यहाँ चला गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव। अब ये आगे शिफ्ट हुआ, फिर से ऊपर चला गया, यहाँ पे फिर नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ पे भी। जब चार्ज सेपरेशन हो जाए तो हाईली रिएक्टिव हो, हाईली अनस्टेबल होता है। जब चार्ज सेपरेशन ना हो तो हाईली स्टेबल होता है। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे शो की कि जब हमने हाइब्रिड फिनोल का बनाया, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल की बनाई तो हमने क्या देखा कि जो उसका हाइब्रिड था उसमें चार्ज सेपरेशन थी। रिंग पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, और जो ऑक्सीजन था उसमें कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। जो कहते हैं उसको हाईली अनस्टेबल बना रहा था। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रिंग पूरे कंपाउंड को हाईली अनस्टेबल बना रहा था। आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन दे फॉर्म स्टेबल फिनेट आयन। हाउ वी नो दैट दे फॉर्म स्टेबल फिनेट आयन, हमने फिनेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो उसमें चार्ज सेपरेशन उसके हाइब्रिड में नहीं हुआ, जिससे हमें क्लियर हो गया कि जो फिनोल है वो एसिडिक इन नेचर है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट ने की ना हमें हेल्प एसिडिक स्ट्रेंथ बताने में।
तो नेक्स्ट है, अब हमने देखना है एसिटिक एसिड एसिडिक इन नेचर क्यों है। देखो एसिटिक एसिड जो है इसके पास H होता है, ठीक है, इसने H लूज़ कर दिया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एसिटिक एसिड की भी और कार्बोक्सिलेट आयन की भी, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी कार्बोक्सिलेट। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, डिस्पर्स। तो इसका जो हाइब्रिड है उस दोनों पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। सॉरी, ये कार्बोक्सिलिक की है, इस पे इसने शिफ्ट किया इधर, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। चार्ज सेपरेशन हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल हो गया ना। तो हाइब्रिड पे देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जो इसको हाईली अनस्टेबल बना रहा है, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन दे फॉर्म, नेगेटिव इधर आ रहा है, नेगेटिव इधर आ रहा है, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो आफ्टर लूजिंग दे फॉर्म स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन का जो आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर चार्ज सेपरेशन हो जाती इसके आयन पे तो ये स्टेबल नहीं होता। आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन विच एसिड फॉर्म स्टेबल आयन आर कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और बेकर और नाथन इफेक्ट, बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि बेकर नाथन ने इसको डिस्कवर किया था। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, alkyl group is attached to an unsaturated system such as ethylene group in order to inductive effect get reversed। इसमें कहते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट है उल्टा हो जाता है। दिस बिहेवियर ऑफ alkyl group is explained on the basis of hyperconjugation। Let us consider the complete example of propene। हमने क्या ले ली, प्रोपीन ले ली। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अंडरगो कॉन्जुगेशन हो जाएगी उसमें। क्यों, जितने ज़्यादा कहते हैं उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन। देखो इन विच द कार्बन एटम ऑफ द मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा। डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के हाइड्रोजन कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम क्लीव CH bond methyl group and electron pair of the bond conjugated with pi electron pair and the double bond, thus the following contributed structure is possible। देखो इस हाइड्रोजन ने आगे शिफ्ट कर दिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड नहीं रहेगा, H पॉजिटिव यहीं रहेगा। फिर दूसरे वाले ने यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बुक में गलत है, फिर दूसरे ने नो बॉन्ड रेजोनेंस, फिर तीसरे। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 और 3। कितनी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है ये, 3। एज देयर इज नो एक्चुअल बॉन्ड बिटवीन अल्फा हाइड्रोजन कार्बन एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, हाइपर कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अब ये अल्फा हाइड्रोजन है, डायरेक्ट अल्फा कार्बन से जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा अल्काइल ग्रुप की बढ़ेगी। द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेज फ्रॉम मिथाइल ग्रुप टू इथाइल ग्रुप फॉलोइंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये देखो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन को मिथाइल, यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन रह गए, यहाँ पे मिथाइल आ गया सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल आ गया तो एक, बिल्कुल कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रह जाएगा। तो मिथाइल ग्रुप सबसे ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, इथाइल उससे कम, और सेकेंडरी उससे कम, और टर्शरी वाला सबसे कम। जिसमें तीनों ही मिथाइल लग जाएंगे वो सबसे कम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का, ये वाला है सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब ये वाला है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस जो हम दिखा रहे थे। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये एज इट इज़ यहाँ का यहाँ रहेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड था वो भी आगे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो इन्वॉल्व द कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, दस द हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई एंड बॉन्ड कॉन्जुगेशन, देयरफॉर द प्रोटोन ऑफ मिथाइल ग्रुप इज नॉट फॉर्मिंग एनी रियल बॉन्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो कहते कोई रियल बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, कोई रियल बॉन्ड नहीं बन रहा है इसका, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन।
समझ गए ना, डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम के साथ ये कोई रियल बॉन्ड नहीं बना हुआ है, ये डुप्लीकेट बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन वहीं का वहीं रहता है पर बॉन्ड नहीं होता उसके बीच में, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। अब कहते हैं जब हम इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाते हैं रिंग के ऊपर, तो जो रिंग है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस अब इसमें हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं। ये आगे चला गया, या नो बॉन्ड, या नेगेटिव आ गया, इसने आगे शिफ्ट किया, यहाँ नेगेटिव आ गया, फिर इसने नेगेटिव को आगे शिफ्ट किया, यहाँ नेगेटिव आ गया, अब इसने इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये फिर से ऊपर चला गया। तो कितनी बनी, ये बनी, फिर इसके बाद दूसरे के लिए बनेगी, इसके बाद तीसरे के लिए बनेगी, तो सेम बन रही है। शोज दैट द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पार्टिसिपेटिंग इन 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम ओनली 6 मोर, 6 और बन सकती हैं, 3 ये 3 3 6, ठीक है। Also possible due to the involvement of alpha hydrogen atom. As a result, hyperconjugation, ortho and para position. Hyperconjugation इस रिंग ने जब इस ग्रुप से जब इस रिंग ने इलेक्ट्रॉन खींचे नो बाउंड्री हाइपर कंजुगेशन के कारण, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो कौन सी पोजीशन पे होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन नो बाउंड रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, इसीलिए जो अटैक है वो हमेशा टॉल्विन पे, ठीक है, कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एडजेसेंट टू अ मल्टीपल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है जब कंजुगेशन होती है तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड होने के कारण उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज, और रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ऑल्सो डिक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी, 2 लकड़ियों को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी, एक को तोड़ने के लिए कम एनर्जी। तो जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है तो उस तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो अटैक है इलेक्ट्रोफाइल का वो कौन सी पोजीशन पे होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्योंकि यहाँ पे तो ये टूट के तो यहाँ जुड़ नहीं सकता कुछ, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, तो कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, जिसमें सभी जगह एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, और जिसमें एक हाइड्रोजन आ जाएगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो कम स्टेबल। जिसमें सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम उससे कम उससे कम, जिसमें सभी जगह हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो लीस्ट रिएक्टिव, जो सबसे लीस्ट स्टेबल वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कम रिएक्टिव है, ये सबसे कम स्टेबल है और ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये था आज का